आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का पेपर जो 2020 में आया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनका पेपर किस प्रकार आएगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो पेपर होगा आपका 10th क्लास का वो आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगा सॉरी 15 मिनट पहले वो आपको मिल जाएगा। और टोटल क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल पर्सन कितने होंगे? 30 पर्सन होंगे। आपको देखो फोर्थ पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है? कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, सेकंड का ए करना है, सेकंड का बी करना है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं वो नॉर्मली ऐसे ही लिख देते हैं कि भाई सीधा आंसर लिख दिया उन्होंने, ना ही कुछ नंबर लिखा ना ही कुछ मतलब क्वेश्चन नंबर लिखा, कुछ नहीं लिखते हैं। तो हर बच्चों को ध्यान देना है कि जो बच्चा कुछ भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखेगा तो उसे हमेशा क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है। हाँ, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो देखो जैसे आपको पेपर स्टार्ट होना आपका 10:30 बजे, तो आपको 10:15 बजे ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आपको पेपर देने के टाइम थोड़ा सा पहले जाना है, जल्दी जाना है, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करते हैं साइंस का पेपर जो 3 घंटे का होता है और 80 मार्क्स का आता है। ये आपका बोर्ड का एग्ज़ाम था जो 2020 में आया था। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके नॉर्मल से जो आपका पेपर किस प्रकार से आ रहा है। तो इसमें 3 खंड होंगे, क ख ग। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इसमें आपके 3 खंड होंगे, क ख ग। और इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 30 है। तो टोटल प्रश्न कितने हो गए? 30 हो गए और आपको सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, ठीक है। तो खंड का जो पहला सेक्शन है उसमें संख्या 1 से 14 यानी कि 1 से 14 तक एक एक अंक के हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 1 2 3 सोन यानी कि 14 तक आपके 14 अंक सॉरी एक एक अंक तक आपके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं खंड क। खंड क में पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसी चक्रीय असंतृप्त कार्बन यौगिक का नाम लिखिए। तो जो इंग्लिश मीडियम का पेपर आएगा अभी, इसके बाद इंग्लिश मीडियम का ही आएगा। एक पेज हिंदी मीडियम में है, एक पेज इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। तो मैं आपको जो इंग्लिश मीडियम का पेपर आएगा उसमें से मैं आपको उसका आंसर समझा दूंगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका बताया हुआ कार्बन यौगिक का नाम लिखना है। ये आपका आई थिंक 4th चैप्टर है आपका। इसके बाद है किसी कुंडली में, अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसने क्या बोला है, एक चुंबकीय क्षेत्र है तो रेखाओं में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस मूल परिघटना का नाम लिखना है। तो अभी आगे हम इंग्लिश वाला पेपर पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे इसका नाम, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है और इसी के रिगार्डिंग या फिर इसी को पढ़ने के बाद या इसी के बेस पर आपको इनके आंसर देने हैं। ये चारों क्वेश्चन 3 का ABCD यह एक मार्क्स का है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन इसका लड़के एवं लड़कियों में लैगिंग, या चलो हम इसको आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। जो आपका जर्नल इंस्ट्रक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका 3 पार्ट में होगा, ABC, जो मैं ख क ग बताया ना आपको, क कबूतर ख खरगोश जो बताया था वो आपके सेक्शन है या फिर खंड है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन आपका है नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो इसका आंसर है बेंजीन। सेकंड आपका है द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ कॉइल इन द सेम केस इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट। तो इसका नाम आपका है, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का पहले का आंसर है हाँ पहले का आंसर बताएं थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स, ARMPITS, या इसकी स्पेलिंग है, ओके। सेकंड का है व्हाट इज द रिजल्ट। हाँ इसका आंसर बेटा आपका है इनबैलेंस इन मेल फीमेल रेशो। याद रखना, इनबैलेंस इन मेल एंड फीमेल रेशो, या इसको बोल सकते हैं डिक्लाइन या डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशो। सी क्वेश्चन आपका है विच, हाँ इसका आंसर बेटा आपका है ओरल पिल्स। याद रखना ओरल पिल्स। जो डी क्वेश्चन है राइट 2 फैक्टर दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि क्या कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, या फिर
कौन लोग, कितने लोग हो रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया इतना। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये फिर देखो, एक मैंने आपको बताया था कि कुछ एक पेज इसमें हिंदी में आएगा, एक पेज इसमें इंग्लिश में आएगा। चलिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका एक पैसेज टाइप से है। मैंने आपको बताया था तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन वह एक पैसेज प्रकार से है। आपको उसके आधार पर उसको पढ़कर अपना माइंड लगाकर आंसर देने हैं। तो इसका फोर्थ का पहले का आंसर मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा, पढ़ लेते हैं। मानवों के शरीर में पीड़कनाशियों की सांद्रता अधिकतम क्यों पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, कोई ऐसी विधि लिखिए जिसका अनुप्रयोग करने हम पीड़कनाशियों का भोजन द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ का सी क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण निरूपित करते हैं। तो आपको फोर्थ ऑप्शन दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। डी क्वेश्चन है, किसी पारित तंत्र में प्रचालित विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के संदर्भ में मानव है कोई उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता, उत्पादक या फिर उत्पादक और अपमार्जक। तो आपको इसका आंसर बताना है। मैं आपको इसका आंसर इंग्लिश में बता दूंगा, जब इंग्लिश वाला पेज आएगा तब तक आप हिंदी में समझ लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बूझा हुआ चूना बनाता है। आपको पता है कि कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं Ca, यानी कि कैल्शियम और O होता है ऑक्सीजन। तो कैल्शियम Ca और O मिलकर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वो कौन सी अभिक्रिया बनाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। और इसमें अथवा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को सल्फेट कॉपर सल्फेट के नीली विलयन में प्रभावित किया जाता है तो कॉपर सल्फेट का काला अवक्षेप प्राप्त होता है तथा इस प्रकार बना सल्फ्यूरिक अम्ल विलय में रह जाता है। तो यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो आपको बताना है कि किसका उदाहरण है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हिंदी में जो आपको अब मैं इंग्लिश में इसके आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो वही है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सबको पता है हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। चलिए मैं आपको इसका नॉर्मली पहले आंसर बता देता हूँ। फोर्थ का पहले का आंसर है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाई इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका पहले का आंसर है, आप लिख सकते हो नॉर्मली, ह्यूमन बींग आर एट द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। ध्यान से सुनना, ह्यूमन बींग आर एट द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, ठीक है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, गिव वन मेथड विच कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड थ्रू फूड और टू सम एक्सटेंट। तो इसका आंसर आप लिखना, वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन थ्रॉली, ऑर्गेनिक फार्मिंग, या आप लिख सकते हैं यूज ऑफ बायोटिक या बायो पेस्टिसाइड। सी का आंसर आप लिख सकते हैं, या सी का आंसर है ट्रॉफिक लेवल, और डी का आंसर आपका है कंज्यूमर, ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट हाँ, तो इसका आंसर आप लगाइए ए और बी। ए और बी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आपका है अथवा में, और में। तो इसका व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक प्रिसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड दिस। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डी आंसर है इसका। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये आपके फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने आपको आंसर सहित ऑरली बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिटर्न में बताऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन फिर से ये हिंदी वाले पेज आ गया है, इसको हम एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए इसमें भी जो है आपको मतलब ओरली क्या बोलते हैं, MCQ टाइप से कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं। ये सारे आपके 1-1 मार्क्स के हैं। ये आपका द्विविस्थापन, ये आपका फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, किसी द्विविस्थापन, हाँ ये आपका पहले चैप्टर में से मैं आपका, हाँ इसमें ध्यान देना, जिस बच्चों को क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन पेपर देखना है वो बेटा इसको
स्किप कर करके देख लो, या फिर इसको स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए, या आप इसको पॉज कर करके देख लीजिए। मैंने इसको बहुत ही स्लोली वीडियो में दिखाया है, जिससे हर कोई बच्चा आराम से वीडियो को चलते हुए भी इसको देख सकता है। ठीक है। 7th क्वेश्चन आपका बेकिंग सोडा के बारे में पूछा गया है। 8th क्वेश्चन आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया गया है कि कौन सा सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, यानी कि पीओपी है। पीओपी का आपने देखी भी होगी हर जगह, आपके घरों में जो पुट्टी होती है पीओपी, या फिर किसी का हार्ट वगैरह टूट जाता है, पैर टूट जाता है, डॉक्टर उसकी जो प्लस्तर करता है वो किससे करता है, पीओपी की सहायता से करता है। 9th क्वेश्चन आपका बताया गया है परिवर्तन के नियम लागू होते हैं, तो ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको इसके बेस पर बताना है कि कौन सा इसका आंसर है, कौन सा नहीं है। इसमें ना आपके एमसीक्यू टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही, अगर आप पूरी बुक्स पढ़ लेते हो या फिर आप अच्छे से सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आप पढ़ते हो, तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। जो बच्चा हिंदी मीडियम का है वो इंग्लिश मीडियम में, जो मैं इंग्लिश मीडियम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन आंसर्स बता रहा हूँ, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। थोड़े बहुत टॉपिक्स अलग होंगे, टॉपिक कह रहा हूँ, थोड़े बहुत वर्ड्स अलग होंगे, बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज इंग्लिश मीडियम वाला आ जाएगा, जो इंग्लिश में इंग्लिश में पेपर है। चलिए तो 6th क्वेश्चन आपका है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। छठे का आंसर है डी। डी में आपको BCD लिखा हुआ है, यानी कि इसके जो आंसर है ऑप्शन दिए गए बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है ना, ए नहीं है, तो इसका आंसर आपका छठे का डी। इसके बाद 7 आपका बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ। तो आपको पता है किसका मिक्सचर होता है, इसका आंसर है सी। तो बेकिंग सोडा मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड का। ठीक है। इसके बाद आपका बेटा 8th क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। तो इसका आंसर है आपका, आप बताइए बेटा क्या, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे इसका आंसर है सी, CaSO4 डॉट, इसको बोलते हैं हम गुना या प्रोडक्ट, 1/2 H2O। ठीक है। 9th का आंसर बेटा द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। तो 9th का आंसर है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। याद रखना, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें जो और में दिया हुआ है इसका आंसर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो आपका 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर है इंक्रीज हैविली। क्या है, इंक्रीज हैविली, यानी कि 10th का डी। इसमें जो अथवा में दिया है या फिर और में आपका आंसर दिया गया है वो है इसका देखो आपको ना एक न्यूमेरिकल है, ये आपको करना पड़ेगा, बट मैंने इसको पहले ही करके रखा हुआ है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 10th का आंसर है डी, यानी कि 1A या फिर 1A। ए का मतलब होता है एम्पियर, तो इसको बोल देंगे 1 एम्पियर। आई होप बेटा आपको 10 क्वेश्चन तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बेटा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हम आपको एक अलग से लिख कर एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएंगे। जो 11 क्वेश्चन है फिर से वो आपका हिंदी मीडियम में आ गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। भौम जल के संपोषण के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी होगा। वनस्पति आच्छादन का क्षय या अधिक पानी चाहने वाले फसलों का और मुड़ाव। ये आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं। 12th क्वेश्चन आपका है कोयले और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से क्या होता है। तो आपको सही विकल्प इसमें चुनना है। ठीक है। इसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है, ये मैंने बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही स्लो यानी कि धीरे धीरे इसको चला रहा हूँ, जिससे आप इजीली इनको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और देख सकते हो इजीली। ठीक है ना। हाँ, इसमें देखो एक कुछ लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 13 और 14 के लिए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा सॉरी बेटा ये बैटरी डाउन हो गई थी मेरे लैपटॉप की, हाँ, तथा दूसरे को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। एक अभिकथन को ए, दूसरे को कारण यानी कि आर से इन्होंने दिखाया गया है। तो इन प्रश्नों का सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों ABCD से आपको चुनकर बताना है। ठीक है। जैसा आपको लिखा अभिकथन ए और कारण 2, ये आपके थोड़े से हार्ड भी है,
इजी भी है। देखो तो बेटा थोड़ी सी आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चन की। वैसे इतने हार्ड भी नहीं है बट आप इनको कर सकते हो। इसके मैं आंसर अभी आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर में हम आपको बता देंगे ठीक है। फोर्थ रीजन। चलिए अब जो अगर नेक्स्ट पे जाएगा वो बेटा इंग्लिश मीडियम का आएगा। देखिए 11 का आंसर है, 11 का आंसर है बेटा डी। जो 12th का आंसर है, 12th का आंसर है बी, ठीक है ना, याद रखना 11th का है डी और 12th का है बी। जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर है बेटा, है आंसर आपका बी। 13 क्वेश्चन है इसका आंसर है बी। और जो 14 क्वेश्चन है, जो 14 क्वेश्चन, उसका आंसर भी है बी। याद रहेगा बेटा। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपका आता है खंड ख, इसको हम बोल सकते हैं सेक्शन बी। जो अभी तक हम कर रहे थे वो 1-1 मार्क्स के थे और सेक्शन ए वाला था। चलिए जो सेक्शन बी है ये आपको 3-3 मार्क्स के हैं और आपको इन्हें थोड़ा सा लेंथी लिखना पड़ेगा, ज़्यादा 5 से 10 लाइन या फिर जितना आपका आंसर होगा उसमें से आपको ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा। चलिए बेटा जो आपके 3-3 मार्क्स के हैं ये आपको थोड़ा सा मतलब आप ज़्यादा बड़ा भी मत लिखिए, बट जितना इन्होंने पूछा गया है आप उतना लिख सकते हैं। देखिए बेटा वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मैंने इस वीडियो में ओनली आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई थी और थोड़ा बहुत मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया जो 1-1 मार्क्स वाले थे। जो ये वाले हैं बेटा जो सेक्शन बी और सी है ये थोड़े लेंथी होते हैं इनको लिखने में, तो इनको मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि इनको एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा और मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। बिकॉज पहली बेटा 15-16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आई थिंक ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला जो 15 है इसका आप लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा करिए आप अभी क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको नीड है आंसर की कि आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है बेटा। 17 क्वेश्चन आपका है 3 ml ऑफ एथेनॉल, ये आपका आई थिंक 4th चैप्टर में से है, 4th में से आपका ये कार्बन वाले चैप्टर में से। जो 18 क्वेश्चन है वह आपका है स्क्वायरल इन द बॉडी, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर का है बेटा, ठीक है। इसके बाद जो 19 क्वेश्चन है आपका डिफाइन द टर्म ऑफ पॉलिनेशन, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ठीक है। 9th जो आपका 20वां क्वेश्चन है यानी कि 20 क्वेश्चन आपका व्हाट इज द होमोजीनियस स्ट्रक्चर। ये बेटा आपके जो ना सारे बायोलॉजी वाले आपके क्वेश्चन सारे। हाँ बेटा जो टिंडल इफेक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 21वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ये आपका हिंदी में आ गया है, दोबारा से मैंने आपको बताया था, एक पेज आपका हिंदी में आएगा, एक पेज आपका इंग्लिश में आएगा। तो आपका 22वां क्वेश्चन ये भी आपका 3 मार्क्स का है, या आपका सूर्योदय या सूर्य शास्त्र से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद आपका विद्युत धारा जो 23वां क्वेश्चन है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है बेटा। इसमें आपको VI कैरेक्टरिस्टिक दी गई है यानी कि वोल्टेज और करंट को हम I से डिनोट करते हैं और एम्पियर में नापते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका एक कार्बन सोडियम, ये आपका सेक्शन सी है। इसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप बेटा, हाँ जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये आपके बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। किसी क्वेश्चन में तो काफ़ी कुछ लिखना होता है, बट किसी क्वेश्चन में खाली 1 वर्ड्स के आंसर ही लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी होते हैं, आप इनको देख कर डरिएगा मत, कोशिश करिएगा ये वाले क्वेश्चन जरूर करना है, इनको बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि बहुत से बच्चे इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हालांकि अगर आप नॉर्मली सिंपली आप क्वेश्चन पढ़ो, आप अपना सिलेबस पढ़ो, टॉपिक वाइज स्टडी करो, तो आप ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। ये 26वां क्वेश्चन है। तो जो आपका 10th का पेपर है बहुत ईजी आता है, आप उससे बिल्कुल मत घबराइएगा, बिल्कुल हार्ड नहीं आता है वो। मैं आपको पता है पूरे इंडिया में जो CBSE पेपर बनाती है बहुत इजी बनाती है, इतना हार्ड पेपर नहीं है। आप इसको आसानी से आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आप पिछले कुछ पेपर देखिए, प्रीवियस पेपर देखिए, मैं आपको सारे 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी आपके पेपर हुए हैं 2020 आपको सारे आपको मैं अपलोड कर दूंगा, ऐसी वीडियो बना दूंगा, आप इनको आसानी से देखिएगा और उनको पढ़ने की कोशिश करिएगा। 26 क्वेश्चन देखिए, ये आपका पीरियोडिक टेबल है जो 5th चैप्टर है उससे रिलेटेड है। आपको इनमें कुछ नहीं करना, 2 वर्ड या फिर एक नाम आपको लिखना है, जैसा विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड, तो आपको बस 1-2 नाम बताने हैं। आपको आप जैसे टॉपिक पढ़ोगे टॉपिक वाइज
तो आपको पढ़ो तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें 26वां क्वेश्चन था, ये आपके 5 मार्क्स के। हाँ, इसके बाद आपका ये नेक्स्ट हिंदी मीडियम का आ जाएगा। इसको हम ऊपर कर देते हैं। हाँ, ये आपका आ गया। हाँ, 27वां क्वेश्चन। हाँ, परमाणु साइज की परिभाषा दीजिए, ये 26 क्वेश्चन का अथवा में है। 27वां क्वेश्चन, ये सारे 5 मार्क्स के। देखो ये आपके डायग्राम वाले भी है, मैंने बताया ना, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं, तो आप इनको इजीली कर सकते हो, आप इनको प्रॉपरली करिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस हाँ, करना ज़रूर है, आपको छोड़ने नहीं है, आपको करना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। ठीक है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है, 30 क्वेश्चन है इसमें। आप इन नॉर्मली बुक्स रीडिंग करिए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, एनसीईआरटी बुक के जितने भी पीछे क्वेश्चन होते हैं सारे करिए। ये मान लीजिए 40 से 50% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं, उससे बाहर आपका बहुत ही कम आता है, पूरा बुक से ही है, बट एक मैं बोल रहा हूँ डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन कभी कभी बुक से भी आ जाता है। बाकी 60 से 50 to 60% आपके मतलब अलग से थोड़ा सा हार्ड बना के देते हैं। देखिए, तो हार्ड नहीं होता है वो, बट आपको लगता है, क्योंकि आपने जो बचपन से पढ़े हैं, आप क्या पढ़ते आए हो, आप नॉर्मली बचपन से ये पढ़ते आए हो कि भाई अगर A to Z लिखना है तो आप A to Z ही ढूंढोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप A to Z ही ढूंढोगे, बट आपको ये नहीं पता कि उसमें लिखना क्या, या फिर आपको किसी और प्रकार से भी पूछ सकता है, आपसे बोल देंगे अल्फ़ाबेट लिखिए इंग्लिश की, तो आपको तो पता ही नहीं है ना कि A to Z को क्या बोलते, तो वो आपको थोड़ा सा इसको समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप जो है एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, और उसके बाद जो एस चांद वगैरह जो भी और बुक्स आती है आप मतलब उनको पढ़ सकते हैं, और जो आपके टीचर वगैरह पढ़ाते हैं आप उनके नोट्स बनाइए प्रॉपरली, कोई भी टॉपिक बिल्कुल मत छोड़िए। ठीक है बेटा। हाँ, 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। ये आपका बायोलॉजी से लिया गया है, इसमें आपको लेबलिंग करनी है और आपको डायग्राम वगैरह बनाने हैं। डायग्राम कोई भी जो आपके बायोलॉजी डायग्राम वो आपको कोई नहीं छोड़ने हैं, सारे आपको प्रैक्टिस कर करके देखने हैं सारे, कोई भी डायग्राम आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए, जितने भी 5 मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें ज़्यादातर डायग्राम वगैरह बनाने के लिए आ रहे हैं। 19 क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्रॉ आ रे डायग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग केस टू शो अ फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो आपको भी इसमें मतलब लेंसेज के आपको डायग्राम बनाने, ये आपका 11 आई थिंक 11 या 13 11 12 था, ऐसे कुछ चैप्टर है साइंस का, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने काफ़ी दिन से देखा नहीं है। इसके और में भी देखो, ये बहुत सिंपल है, आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है, थोड़ी बहुत आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, उसके बेस पे आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, बस आपको पुट करने हैं और आपको इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 5 लास्ट, इसके बाद हम 29 क्वेश्चन है, इसका अथवा देख लेते हैं। ये भी आपको 4.0 सेंटीमीटर साइज। हाँ, ये वाले भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है 30, ये भी 5 मार्क्स का है। इसमें लिखा व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप जरूर पढ़ना, एक एक 2 मार्क्स के लिखना लाइन। लिस्ट एनी 2 यूज, आपको 2 यूज लिखने, इसके क्या यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, कुछ भी लिख दीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो समाप्त करते बेटा, और आप और इसके सॉल्यूशन चाहते हो तो बेटा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना।